हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुएज। तो आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर जो कि हम पिछले वीडियो में भी कवर किए थे, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 16 तक क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, हम 17 से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा 17 क्वेश्चन बोल रहा है जो कि हमारा IISc बेंगलोर ने पूछा है। द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ। तो हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है ये किसके क्लासिफिकेशन के लिए यूजफुल होता है, फाइन ग्रेन या फिर कोर्स ग्रेन या फिर दोनों। तो हमारा दोनों के लिए ही यूजफुल होता है, बोथ कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, उसी दोनों के लिए हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 18 क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 20%, द वॉइड रेशियो इज। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था हमारा पोरोसिटी एंड हमारा वॉइड रेशियो के बीच का रिलेशन ईटा इज इक्वल टू E/1 + E। ठीक है, इसी रिलेशन का हम फिर से यूज करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया है। जैसे कि हमारा पोरोसिटी कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है, तो हम इसको नंबर में 0.2 पुट करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू E/1 + E। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल कैलकुलेशन फिर हो जाता है। यहाँ पे 0.2 पुट कर दीजिए, 0.2 1 + E इज इक्वल टू E। तो यहाँ पे E का वैल्यू 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम 19 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स फॉर अ क्ले सॉइल इज। यहाँ पे हमको कंसिस्टेंसी इंडेक्स पूछ रहा है जब लिक्विड लिमिट हमारा क्या दिया हुआ है, LL है, प्लास्टिक लिमिट हमारा PL है एंड PI हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहाँ पे नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट हमारा W से यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो देखिए हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमको दो चीज मिलती है, एक होती है कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड दूसरा होता है यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम IL से डिनोट करते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स को हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स को हम IC से डिनोट करते हैं एंड लिक्विडिटी इंडेक्स को हम IL से डिनोट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के फॉर्मूले में? कंसिस्टेंसी में क्या है, हमारा C आता है, ठीक है, लिक्विडिटी में हमारा L आता है। लेकिन जब हम यहाँ पे लिक्विडिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके फॉर्मूले में कहीं भी आपको WL नहीं मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी मतलब C, लेकिन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे WL हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको याद रखने का ट्रिक जस्ट बताया मैंने, बाकी फॉर्मूला तो यही आप अपने हिसाब से याद रखें। IC इज इक्वल टू WL - W/IP और यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स IL इज इक्वल टू W - WP/IP। ठीक है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बताया कि लिक्विड लिमिट में हमारा क्या आता है, L आता है, तो इसके फॉर्मूले में WL वाला टर्म नहीं आएगा। इसमें हमारा L नहीं आता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स में, तो इसमें इसके फॉर्मूले में क्या आएगा, WL वाला टर्म आएगा। सिर्फ याद रखने के लिए, आप अपने हिसाब से भी याद रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा L आएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स में, मतलब कि LL तो इंट्रोड्यूस होगा ही। तो यहाँ पे लिक्विडिटी लिमिट को यहाँ पे LL से डिनोट कर दिया है, मैंने वहां पे WL से डिनोट किया था। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट को यहाँ पे इसने PL से डिनोट किया है, मैंने वहां पे WP से डिनोट कर दिया था। और यहाँ पे नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट तो W से ही डिनोट किया है, मैंने भी वही किया था। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, WL - W/IP, या फिर WL को हम LL - W/IP। IP हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स यहाँ PI से डिनोट है, तो हमारा आंसर A हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखते हैं। शेप ऑफ क्ले पार्टिकल इज यूजुअली। तो क्ले पार्टिकल का जो शेप होता है ये फ्लेकी शेप का होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद 21 बोलता है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड वेट ऑफ अ सॉइल इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पे जब भी कोई बॉडी जो रहता है सबमर्ज्ड रहता है तो कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, हमने 9th से ही इस चीज को पढ़ा है कि कोई भी बॉडी सबमर्ज्ड रहता है तो क्या होता है, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है। बॉडी का वेट जो रहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहता है और बायंसी फोर्स एक्ट करता है ऊपर के डायरेक्शन में, जिससे कि वेट जो नेट वेट रहता है बॉडी का वो कम हो जाता है। तो उससे हमको गामा सबमर्ज्ड हम भी मिलता था। ठीक है, गामा सबमर्ज्ड हमारा क्या होता है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। ठीक है, इसी रिलेशन से हमारा ये डिराइव होता था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W हमको क्या देता है, गामा सबमर्ज्ड देता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही। तो हमारा 21 का आर्किमिडीज प्रिंसिपल आंसर हो जाएगा। इसके बाद 22 में आते हैं, सम ऑफ द structural strength of clear material that is lost by remolding is slowly recover with time. This property of a soil to undergo an isothermal gel to gel transformation up to agitation and subsequently rest is termed
सब्सिक्वेंट रेस्ट इज टर्म। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है कि सम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है क्या हो जाएगा, टाइम के साथ गेन हो जाएगा, जो कि लॉस्ट हुआ रिमोल्डिंग के साथ वो स्लोली क्या होता है, टाइम के साथ गेन हो जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए आपने दो टर्म पढ़ा होगा, एक सेंसिटिविटी एंड एक थिक्सोट्रॉपी। सेंसिटिविटी हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी में हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है सॉइल का। क्यों लॉस होता है, जब हम सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके कारण एक तो हमको लॉस मिलता है स्ट्रेंथ में, और दूसरा क्या होता है कि हमारे सॉइल है उनके बीच में वाटर है, तो वाटर का क्या होगा, यहाँ पे रीओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, वाटर का ओरिएंटेशन यहाँ पे बिगड़ जाता है, जिसके कारण भी हमारा स्ट्रेंथ जो रहता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है सॉइल का, रिमोल्डिंग। ठीक है, यही दोनों चीज है, वाटर के कारण एंड डिस्ट्रॉय ऑफ सॉलिड पार्टिकल ऑफ सॉइल। लेकिन हमारा टाइम के साथ क्या होता है कि वाटर का जो ओरिएंटेशन होता है वो सही होने लगता है, रीओरिएंटेशन होने लगता है, अपने पोजीशन पे आने लगता है वाटर, जिसके कारण हमारा क्या होता है, कुछ गेन ऑफ स्ट्रेंथ हमको मिलता है टाइम के साथ। लेकिन जो हमारे सॉलिड पार्टिकल जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं सॉइल के, वो फिर से कभी रीगेन नहीं करते, तो हमारा कुछ गेनिंग मिलता है। तो ये जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है टाइम के साथ साथ ड्यू टू रीओरिएंटेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, और जो दोनों के कारण लॉस होता है, वाटर एंड सॉलिड के पार्टिकल्स दोनों के डिस्ट्रॉय होने के कारण जो लॉस होता है, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, सेंसिटिविटी यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब अपॉन यूसीएस ऑफ अनडिस्टर्ब, इसका रेशियो बताता है। मतलब कि डिस्टर्ब होने से पहले क्या स्ट्रेंथ था सॉइल का, डिस्टर्ब होने के बाद क्या था सॉइल का स्ट्रेंथ, इन दोनों का रेशियो हमको सेंसिटिविटी देता है। और जो सॉइल डिस्ट्रॉय हो चुका है वो क्या होगा, टाइम के साथ अपना स्ट्रेंथ गेन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के रीओरिएंटेशन के कारण। तो ये हमारा क्या कहलाता है, थिक्सोट्रॉपी कहलाता है। तो ये दो टर्म है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थिक्सोट्रॉपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। टफनेस इंडेक्स ऑफ ए क्ले सॉइल इज गिवन बाय, टफनेस इंडेक्स को हम IT से डिनोट करते हैं। IT हमारा क्या होता है, फ्लो इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रेशियो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, IP/IF हमको क्या देता है, यहाँ पे टफनेस इंडेक्स देता है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है, द वैल्यूज ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल हैविंग अ कॉमन जियोलॉजिकल ओरिजिन इन अ रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी यूजुअली डिफाइन। तो हमारा हम दो टाइप का सॉइल ले रहे हैं जिलों का जियोलॉजिकल ओरिजिन सेम है, मतलब कि अब वो जहां से भी बना है सेम जगह से बना हुआ है। हमारा जो सॉइल है वेदरिंग और रॉक से सॉइल बनता है, तो हमारा जियोलॉजिकल ओरिजिन जो है क्या है, दोनों सॉइल का सेम है। और यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर से लिया गया दोनों सॉइल को। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे प्लास्टिसिटी चार्ट में लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स को ड्रॉ करेंगे तो उसका शेप क्या होगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट में हमने ए लाइन के बारे में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स रहेगा दोनों सॉइल का, वो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको, और ये क्या होता है, पैरेलल टू ए लाइन हमको मिलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए कि हमारा सेम लोकेलिटी का रहेगा, सेम जियोलॉजिकल ओरिजिन रहेगा, तो उसका जो लिक्विड लिमिट है एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, तो उसको हम प्लॉट करेंगे तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये किसके पैरेलल होगा, ए लाइन के पैरेलल होगा प्लास्टिसिटी चार्ट में। ये भी हमारा कौन पूछा है, IIT बॉम्बे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को तो आप ध्यान ही रखिए। और प्लास्टिसिटी चार्ट से रिलेटेड और भी जो भी उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी प्लास्टिसिटी चार्ट से ही क्वेश्चन आया है, तो फिर अच्छे से पढ़ लीजिए प्लास्टिसिटी चार्ट वाले को टॉपिक को। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि क्या हो जा रहा है, अ सॉइल सैंपल हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5 एंड इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, वॉइड रेशियो 0.5 पोरोसिटी, इस रिलेशन को तो ध्यान में रख ही लीजिए, ईटा इज इक्वल टू E/1+E। तो यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया मैंने, ईटा हमको निकालना है, वॉइड रेशियो इस बार बता दिया है, यही है, बस घुमा घुमा के पूछ रहा है, एक का वैल्यू दिया है, दूसरे का हटा दिया, दूसरे का दिया है, पहले का हटा दिया। तो इसको नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 33.33% आ जाएगा। इसको क्या याद रखने वाली क्या बात है इसमें कि पोरोसिटी हमेशा क्या में आएगा, यहाँ पे परसेंटेज में पूछा हुआ है ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा जो भी वैल्यू आया है आखिरी में। ठीक है, यहाँ पे E/1+E तो 0.33 आ रहा है, तो परसेंटेज में हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 तो 33% अप्रॉक्स।
इसके बाद हमारा क्या होगा, द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल आर दिस एंड दिस, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन करस्पॉन्डिंग टू वाटर कंटेंट 20% इज। तो यहाँ पे वॉइड रेशियो हमको दे दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है जब हमारा वाटर कंटेंट इतना दिया हुआ है तो इसके लिए भी एक कॉमन सा रिलेशन है। यहाँ पे ES इज इक्वल टू क्या होता है, WG होता है। तो E पता है, G पता है और यहाँ पे वाटर कंटेंट भी पता है। तो यहाँ पे वाटर कंटेंट को 20 नया पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे, 0.2 पुट करेंगे नंबर में, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ था 20। तो यहाँ पे 0.2 पुट किया, सब कुछ वैल्यू पुट कर दिया, तो इसका वैल्यू 83.7% आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नंबर में आएगा, तो परसेंटेज में ऑप्शन दिया रहता है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया करिए। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 क्वेश्चन देखेंगे। डाटा फ्रॉम अ sieve एनालिसिस कंडक्टेड ऑन अ गिवन सॉइल shows that 67% particle pass through 75 micron IS sieve. The liquid limit and plastic limit of a finer fraction was found to be 45 and 33%. The group symbol for the given soil as per IS this is. तो यहाँ पे हमको देखिए, आप थोड़े से यहाँ पे 2000 के बाद से आपको थोड़े से यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्योंकि उससे पहले आपको यहाँ पे जनरली थ्योरी या फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा था। मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन 2000 के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ग्रुप सिंबल पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि sieve एनालिसिस किया गया जिसमें कि 67% जो पार्टिकल है वो 75 माइक्रोन से पास कर गए हैं, और यहाँ पे लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हमको दे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा sieve के साइज के बेसिस पे हम पार्टिकल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा भी है, आप इसके लेक्चर को जाके एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल है सॉइल मैकेनिक्स के। तो क्ले का साइज रहता है वो 2 माइक्रोन से कम का रहता है, सिल्ट का जो रहता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन के बीच, सैंड का होता है 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन के बीच। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो भी हमारा सॉइल है वो क्या हो रहा है, 75 माइक्रोन से पास कर जा रहा है। 75 माइक्रोन से पास कर रहा है मतलब क्या है, इस साइज 75 माइक्रोन से तो छोटा है, मतलब सैंड तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि 75 माइक्रोन से बड़ा रहता है तभी हमारा क्या होता है, सैंड होता है। तो हमारा क्या होने के चांसेस है, क्ले होगा या फिर सिल्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है आगे कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के बेसिस पे भी हमने क्या किया है, फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई किया है। अभी पहले भी हमने यहाँ पे देखा कि क्या हो सकता है, हमारा सॉइल या तो क्ले होगा या फिर सिल्ट होगा। ये हमारे किस टाइप के सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है। तो फाइन ग्रेन सॉइल को हमने में क्या आता है, सिल्ट एंड क्ले आता है, ऑर्गेनिक सॉइल भी आता है। तो इसको हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं लिक्विड लिमिट के बेसिस पे। अगर हमारा लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो हम उसको लो कंप्रेसिबल बोल देते हैं। 35 से 50% के बीच में है तो इसको इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल बोल देते हैं। ग्रेटर देन 50% है तो हाईली कंप्रेसिबल बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है। एक तो हमको पता चल गया क्ले है या फिर सिल्ट है। अब देखेंगे कि लो कंप्रेसिबल है कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो WL है वो 45% दिया हुआ है, मतलब कि क्या हुआ है कि ये इस वाले रेंज में लाई कर रहा है 45%, तो हमारा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो जाएगा। तो हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो यहाँ पे हमने देखा कि 75 से फाइनर है तो या तो होगा सिल्ट या फिर क्ले, तो यहाँ पे M या फिर C हो सकता है। और इसके बेसिस पे लिक्विड लिमिट के बेसिस पे सिर्फ हमने देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इसका I और इसका M एंड C। तो या तो यहाँ पे MI बनेगा या फिर यहाँ पे CI बनेगा। अब ऑप्शन में चेक कर दीजिए कि MI दिया हुआ है कि CI दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे MI तो दिया हुआ है, CI तो दिया नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे MI हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन से भी देखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा 28 क्वेश्चन दिया हुआ है, द वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट, लूसेस्ट एंड नेचुरल स्टेट ऑफ अ सैंड डिपोजिट आर 0.2, 0.6, 0.4 रिस्पेक्टिवली, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द डिपोजिट इज। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, डेंसेस्ट स्टेट, लूसेस्ट स्टेट में हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है। डेंसेस्ट स्टेट हमारा कब होगा, डेंस है हमारा सॉइल, मतलब कि क्या है, सॉइल डेंस है, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल बहुत पास पास है। तो पास पास है तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का वॉइड बहुत कम रहेगा। जब वॉइड कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो
भी कम हो जाएगा। क्यों वॉइड रेशियो कम होगा? क्योंकि वॉइड रेशियो हमारा क्या होता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो हमारा सॉलिड के पार्टिकल पास पास है तो वॉइड भी क्या हो जाएगा, पास, सॉलिड के पार्टिकल पास पास है तो वॉइड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो जाएगा, तो ई का वैल्यू भी क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए कि जब हमारा सॉइल डेंसेस्ट स्टेट में है तो हमारा क्या मिलता है, यहाँ पे ई मिनिमम मिलता है, क्योंकि हमारा वॉइड क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो जा रहा है। लेकिन हमारा सॉइल जब लूजेस्ट स्टेट में रहेगा तो क्या हो रहा है, सॉइल के सॉलिड के जो पार्टिकल है वो दूर दूर प्रेजेंट है, तो इनके बीच का जो वॉइड्स रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा ई भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा लूजेस्ट स्टेट में जब सॉइल रहेगा तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे ई मैक्स मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको दो चीज़ बताई कि डेंसेस्ट स्टेट में जब सॉइल रहेगा तो हमको ई मिनिमम मिलेगा, लूजेस्ट स्टेट में रहेगा तो ई मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, नेचुरल में तो हमारा ई ही रहेगा। ठीक है, नेचुरल स्टेट में रहेगा तो हमारा ई ही रहेगा। तो हमको क्या पूछ रहा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे देख लीजिए। रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स भी बोल सकता है इस चीज को। तो क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसको आप ध्यान रखिए, ये जो फॉर्मूला है इसको। तो हमारा क्या होता है, ई मैक्स हमारा कौन से केस में हो जाएगा, डेंसेस्ट में हो जाएगा। तो डेंसेस्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, ई 0.4 दिया हुआ है। ई हमारा नेचुरल स्टेट में हो जाएगा तो 0.4 दिया हुआ है, और ई मैक्स मतलब फिर से डेंसेस्ट, और ई मिनिमम मतलब लूजेस्ट। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आईडी 0.5 दिया हुआ है, और इसको परसेंटेज में पूछा हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए तो आईडी हमारा 50% आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि हमको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी पूछ दिया, लेकिन हमको यहाँ पे वॉइड रेशियो दिया हुआ है। तो क्या करता है कि कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया रहता है, गामा दिया रहता है, गामा डी दिया रहता है, सॉरी गामा डी दिया रहता है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला गामा डी के टर्म में क्या होता है ये भी जान लीजिए, हो सकता है इस बार ये पूछ दे। तो क्या होता है, आईडी का फॉर्मूला गामा डी के टर्म में, जैसे कि हम जानते हैं कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए होता है, गामा डी के लिए फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गामा डी के टर्म में इस फॉर्मूले को लिखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है इसको लिख दीजिए गामा डी के टर्म में। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ये देगा जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी माइनस 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। इसको ट्रांसफर करके इस तरह से सॉल्व कर दीजिए तो ये देगा। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता था, ई मैक्स होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जब ई मैक्स हमको यहाँ पे रखना है तो उसके लिए क्या होगा, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये गामा डी जब मिनिमम रहेगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा ना। तो इसीलिए जी गामा डब्ल्यू गामा डी मिनिमम -1 किया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता था, ई होता था। अभी मैंने जस्ट बताया ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अभी मैंने ई के टर्म में आपको ये फॉर्मूला बताया। अब गामा डी के टर्म में बता रही हूँ। तो ई मैक्स जब यहाँ पे कब रहेगा, जब यहाँ पे गामा डी मिनिमम रहेगा तभी तो ये मैक्सिमम हो पाएगा ना। और ये नेचुरल है तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख दिए हैं ई के टर्म में ही गामा डी को। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, ई मैक्स। तो फिर से ई मैक्स कब रहेगा, जब हमारा गामा डी क्या रहेगा, यहाँ पे मिनिमम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ई मिनिमम पुट करना है। तो ये मिनिमम कब रहेगा, जब गामा डी यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी मैक्स -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऊपर नीचे से कॉमन जो है उसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम -1 अपॉन गामा डी, 1 अपॉन गामा डी मिनिमम -1 अपॉन गामा डी मैक्स। ये हमारा गामा डी के टर्म में है। और उधर क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ई मैक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ई मैक्स और यहाँ पे ई मिनिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन ई। ठीक है, जहाँ मैक्सिमम है ई वहाँ पे गामा डी मिनिमम है। ठीक है, और जहाँ पे मिनिमम है ई वहाँ पे गामा डी मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप यहाँ पे याद रख लिए। और यहाँ पे क्या में होगा, ये रेसिप्रोकल में ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, 1 अपॉन गामा डी 1 अपॉन गामा डी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। ये जो फार्मूला है ई के टर्म में है और ये जो फार्मूला है ये गामा डी के टर्म में है। अब 29 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द अनड्रेन्ड कोहेजन फॉर अ रिमोल्डेड क्ले सॉइल इज इतना, इफ द सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले इज 20 द करस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। मैंने भी जस्ट बताया सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा, अनडिस्टर्ब यूसीएस मतलब कि अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल जब हमने उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिया है, अपॉन यूसीएस ऑफ डिस्टर्ब सॉइल हमारा होता है। ठीक है,
तो अनडिस्टर्ब अपॉन डिस्टर्ब का जो रेशियो होता है वो हमको क्या देता है, सेंसिटिविटी देता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि यहाँ पे क्या बोल दिया है, ये तो रिमोल्डेड सॉइल का हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे दिया है, सेंसिटिविटी भी दे दिया है। तो इसमें फिर से क्या बोल दिया है, करस्पॉन्डिंग रिमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे रिमोल्डेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अनडिस्टर्ब सॉइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, रिमोल्डेड तो हमको दे दिया है ना पहले ही क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो अनडिस्टर्ब का हमको पूछना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही मैंने अभी बताया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब अपॉन डिस्टर्ब सॉइल का अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमको अनडिस्टर्ब का हमारा कितना दिया हुआ है, अनडिस्टर्ब का हमको निकालना है, हमको यहाँ ये निकालना है जो कि x है, और सेंसिटिविटी हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दे दिया है, और हमको यहाँ पे डिस्टर्ब का दे दिया है जो यहाँ पे नीचे में था, उसको ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 मतलब कि 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी अगर हमारा ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है कि हायर लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ अपॉन रिमोल्डिंग हो रहा है। ठीक है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है मतलब कि हमारा सॉयल जो है ज़्यादा ही डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, रिमोल्ड होना या फिर डिस्टर्ब होना दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद हमारा क्या होता है, 30 क्वेश्चन, A saturated soil mass has a total density of 22 kilonewton per meter and water content of 10%. The bulk density and dry density of the soil are. तो यहाँ पे हमको क्या दे दिया है, हमको सैचुरेटेड सॉइल मास दे दिया है जिसका कि टोटल डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है, 22 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड वाटर कंटेंट 10% दिया हुआ है। बल्क डेंसिटी पूछ रहा है, जैसे कि ये सॉइल हमारा पहले ही बोल दिया है कि ये किस टाइप का सॉइल है, सैचुरेटेड टाइप का सॉइल है। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी पूछ दिया है, तो ये तो सामने से ही आंसर हमको मिल जा रहा है कि बल्क डेंसिटी क्या होगा। देखिए फिर से IIT बॉम्बे पूछ रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन को, तो यहाँ पे फिर से ये बल्क डेंसिटी पूछ दिया। बल्क डेंसिटी हमारा क्या होता है कि कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर हमारा सॉइल क्या है, ड्राई टाइप का सॉइल है, तो हमारा जो बल्क डेंसिटी होगा वो ड्राई डेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा सैचुरेटेड टाइप का सॉइल है तो बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल जो रहेगा सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सॉइल के ही इक्वल हो जाएगा। अगर हमारा जो सॉइल है वो सबमर्ज्ड है तो हमारा बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल जो रहेगा सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारा बल्क डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन में रहेगा हमारा तो W बस हमारा क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर ड्राई रहेगा तो W की जगह हम क्या लिख देंगे, WS लिख देंगे। और अगर हमारा यहाँ पे सबमर्ज्ड रहेगा तो W की जगह हम W सबमर्ज्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो बल्क डेंसिटी हमारा चेंज होता रहता है एज पर आवर कंडीशन। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉइल बोल दिया, यहाँ पे उसका बल्क डेंसिटी पूछ दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 ही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे 22 और कहीं पूछ भी नहीं रहा है, 22 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे आगे भी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल भी बोल दिया है। तो ड्राई डेंसिटी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ड्राई डेंसिटी हमको पूछ दिया है, हमको सैचुरेटेड डेंसिटी हमको यहाँ पे पता है सॉइल का, और यहाँ पे वाटर कंटेंट भी हमको दिया हुआ है। तो हमारा देखिए क्या रिलेशन होता है ड्राई डेंसिटी का एंड सैचुरेटेड डेंसिटी का। और यहाँ पे जो सैचुरेटेड डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे बल्क डेंसिटी के इक्वल ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गामा D इज इक्वल टू गामा B अपॉन 1 प्लस W का हमारा रिलेशन होता है बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी का। तो यहाँ पे हमारा जो बल्क डेंसिटी है वो सैचुरेटेड डेंसिटी के इक्वल है। तो ये हमारा 22 अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट ये 10% है, तो 0.1 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या देगा, 20 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन को कवर किया है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।